इसराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल। इस अखबार ने अभी हाल ही में एक आर्टिकल छापा है एंड इस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम है लेजर बर्मन। इन्होंने बताया कि 28 फरवरी को जब इसराइल ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कहा जाने वाली यानी अमेरिका की सेना के साथ मिलकर ईरान के ऊपर जो जॉइंट अटैक किया था, उस अटैक में इसराइल की जो मकासद थे, अब तक इसराइल अपने किसी एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। और इस डील के बाद यहाँ तक कि अब इसराइल की हालत ये हो चुकी है कि इसराइल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसराइल करे तो क्या करे। और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई है इसराइल की तरफ से, तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। 7 अक्टूबर 2023 ये वो वक्त था, इससे पहले गाजा कुछ ऐसा दिखाई देता था। बट 7 अक्टूबर को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा शुरू किया और उस ऑपरेशन के तहत हमास ने इसराइल के ऊपर हजारों रॉकेटों से हमला किया। इसराइल के कुछ हिस्से पर हमास ने कब्जा कर लिया और इसराइल के तकरीबन 1200 लोगों को हमास ने कत्ल कर दिया और साथ ही तकरीबन 250 लोगों को हमास ने बंदी बना लिया। उसके बाद इसराइल की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया जाता है एंड उस ऑपरेशन के तहत इसराइल ने गाजा पर उस लेवल की बमबारी की कि आज गाजा में तकरीबन लाखों लोग इसराइल के हमलों में कत्ल कर दिए गए। पूरा गाजा खंडर में तब्दील कर दिया गया, गाजा की नाकेबंदी कर दी गई। और उस वक्त नेतन्याहू ने एक जुमला कहा था कि वी आर गोइंग टू द चेंज मिडल ईस्ट, यानी कि अब हम पूरे मिडल ईस्ट को बदल कर रख देंगे। और ये पूरे मिडल ईस्ट को धमकी भी थी, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनाने का सपना था, अब इसराइल को अपन उस सपने के तहत पूरे मिडल ईस्ट में युद्ध छेड़ने का बहाना मिल गया। और अगर आप थोड़ा न्यूट्रल होकर देखें तो इसराइल ने वही किया। इसराइल ने गाजा के ऊपर हमले किए, लेबनान के ऊपर हमले किए, सीरिया के ऊपर हमले किए, यमन के ऊपर हमले किए और ईरान के ऊपर भी इसराइल ने हमले किए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 13 जून 2025 के दौरान इसराइल ने पैलेस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान में तकरीबन 35,000 हमले किए। इनमें से ज्यादातर हमले फिलिस्तीन के अंदर हुए, तकरीबन 18,235। उसके बाद लेबनान के ऊपर हुए तकरीबन 15,520। उसके बाद सीरिया के ऊपर हुए तकरीबन 616। उसके बाद ईरान के ऊपर हुए तकरीबन 58। उसके बाद यमन के ऊपर हुए तकरीबन 39। और इन हमलों में जानते हो क्या चीज कॉमन थी? ये तमाम हमले आम सिविलियंस इलाकों पर किए गए थे, कभी हमास के नाम पर, कभी हिजबुल्लाह के नाम पर और कभी ईरानी सपोर्टेड ग्रुप के नाम पर। गाजा के ऊपर भी हमलों में पूरा गाजा खंडर में तब्दील कर दिया, लेबनान के साथ भी वही हाल किया और लेबनान के ऊपर तो इसराइल अब भी हमले करने की धमकी दे रहा है। फिलहाल इसका रिजल्ट क्या निकला? इसराइल अपने किसी एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ना ही तो इसराइल अब तक भी गाजा से हमास को खत्म कर सका, ना ही इसराइल लेबनान से हिजबुल्लाह को भगा सका। हालांकि जिस तरह इसराइल ने पूरे गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया, लेबनान भी अब कुछ इसी तरह गाजा की तरह दिखाई देता है। भले ही इसराइल के ये हमले आम सिविलियंस इलाकों पर थे, लेकिन इसराइल के इन हमलों की वजह से इसराइल की ताकत की दुनिया में एक इमेज बन गई थी और इसराइल को भी अपने ऊपर घमंड होने लगा, इसराइल को भी अपने ऊपर गुरूर होने लगा। और इसी घमंड में आकर इसराइल ने अपना वो कदम उठाया कि आज वो कदम इसराइल की सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। इसराइल ने ईरान की रिजीम को चेंज करने का सपना देखा। 15 जून 2026 को टाइम्स ऑफ इसराइल के एक लेजर बर्मन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि इसराइल दुनिया की सबसे ताकतवर सेना यानी अमेरिकी सेना के साथ मिलकर ईरान के अगेंस्ट जिस मकसद के लिए इसराइल ने युद्ध छेड़ा था, इसराइल अपने किसी भी एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। जब ट्रंप इस युद्ध में आए थे तो ट्रंप के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर थे। सबसे पहले चीज ट्रंप का कहना था कि ईरान की मिसाइलों को हम पूरी तरह नष्ट कर देंगे। दूसरा, हम उनकी नौसेना को भी पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तीसरा, हम ईरान को ऐसा करके छोड़ेंगे कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हासिल ना कर सके। और यहाँ तक कि ईरान के सपोर्टेड ग्रुप मिलिशिया जैसा हिजबुल्लाह, ईरान अपने इन ग्रुपों को भी कभी भी ना तो हथियार दे सके ना ही फंड दे सके। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले करने से पहले बहुत बड़ी बड़ी सोच लेकर आए थे कि हम ईरान की पूरी तरह मिसाइलों को तबाह कर देंगे, ईरान की नौसेना तबाह कर देंगे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी पूरी तरह तबाह कर देंगे, ईरान के सपोर्टेड ग्रुप को या तो बैन कर देंगे या उनको भी तबाह कर देंगे। कुल मिलाकर उनका भी ईरान से रिश्ता तोड़ देंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने भी इसी बात को बार बार दोहराया था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को, मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। साथ ही जो ईरान के सपोर्टेड मिलिशियाज ग्रुप है, उन ग्रुपों को भी पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन इसका भी रिजल्ट क्या निकला? टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद छापा कि आज ईरान की इस्लामिक रिजीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर सके, ना ही ईरान की रिजीम चेंज करा सके, ना ही ईरान की मिसाइल रेंज को कम करा सके, ना ही ईरान के मिसाइल भंडार को ये लोग खत्म कर सके और ना ही ईरान के सपोर्टेड ग्रुप हिजबुल्लाह वगैरह को ये लोग अब तक कमजोर कर सके। यानी कि इस जंग से पहले अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव थे, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑब्जेक्टिव थे, डोनाल्ड ट्रंप अपने उनमें से किसी एक भी ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं हो सका। आज ईरान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है।
ईरान की जगह यकीन मानना, जिस लेवल के ईरान के ऊपर हमले हुए वे छोटे मोटे हमले नहीं थे। अगर ईरान की जगह कोई और देश होता तो बहुत ही कम चांस होती है कि वो अमेरिका एंड इसराइल के सामने खुलकर ऐसी हालत में भी लड़ने की हिम्मत दिखा सके। और ईरान सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि अमेरिका एंड इसराइल को घुटनों पर लाकर छोड़ दिया। कहा जाए अमेरिका को ही इस जंग से पीछे हटना पड़ा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने आगे लिखा कि अब इसराइल ने अपने क्षेत्र पर हिजबुल्लाह के सीधे हमलों का जवाब देने की वैधता भी खो दी है। यानी कि अब अगर हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर हमले करता है तो इसराइल पलटकर हिजबुल्लाह के ऊपर हमले भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ईरान ने अभी जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील किया ना, उस डील में ये बात पूरी तरह क्लियर है कि अगर इसराइल लेबनान के ऊपर हमले करता है तो वो सीधे सीधे तौर पर यही माना जाएगा कि ये हमले डोनाल्ड ट्रंप की इजाज़त से हुए हैं और फिर ये डील कभी भी टूट सकती है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक ऐसे समझौते पर सिग्नेचर करने वाले हैं जो पिछले 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल द्वारा बताए गए किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं करता। 7 अक्टूबर को जब इसराइल ने गाजा के ऊपर हमले करने शुरू किए थे, गाजा को एक गंभीर चोट इसराइल ने पहुंचाई थी। उसके बाद इसराइल ने कई सारे मोर्चे पर युद्ध छेड़ा था। उस वक्त इसराइल उम्मीद बनाए बैठा था टोटल विक्ट्री की, यानी कि संपूर्ण विजय की, हम तमाम मोर्चों पर युद्ध में जीत हासिल करेंगे। बट आज इसराइल की ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आज इसराइल के ये भ्रम पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। फिलिस्तीनियों ने गाजा नहीं छोड़ा, ना ही फिलिस्तीनी गाजा को छोड़ने के लिए तैयार है। हमास और हिजबुल्लाह ने भी अब तक हथियार नहीं डाले। उधर से ट्रंप भी अब ईरान के साथ शायद युद्ध में नहीं आएगा। टाइम्स ऑफ इसराइल के इस आर्टिकल में आगे कहा गया, आप चाहे तो इस आर्टिकल को जाकर भी पढ़ सकते हैं कि अब भी इसराइल के खिलाफ खतरे खत्म नहीं हुए, दुश्मन पराजित नहीं हुए। इसराइल को उन्हीं दुश्मनों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ेगा। और इस आर्टिकल में आगे एक ऐसी लाइन कही गई जिसके बारे में मैंने आपको पिछली कई रिपोर्ट में बताया है और मैं आपको हमेशा से उस बात का इशारा देता आया हूँ। इस आर्टिकल में एक जगह कहा गया है कि इसराइल को कभी न कभी फ्यूचर में ईरान के खिलाफ, अपने दुश्मनों के खिलाफ इस युद्ध को फिर से जारी करना ही होगा। फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जगह अमेरिका में कोई और राष्ट्रपति है वो आए या ना आए, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम अपने दुश्मनों के खिलाफ इस युद्ध को जरूर जारी करेंगे। ये बात मैं आपको अपनी पिछली कई रिपोर्ट में बता चुका हूँ। एंड यही वजह है कि कई सारे मुस्लिम देश इसराइल के अगेंस्ट एक मुस्लिम नेटो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जैसे देश भी शामिल है, ताकि अगर इसराइल इनमें से किसी एक भी देश पर कोई हमला करने की कोशिश करे तो तमाम देश मिलकर इसराइल को उसका जवाब दे सके। असल में इस जंग में इसराइल और अमेरिका इनडायरेक्टली हार चुके हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपने इस आर्टिकल में इसी बात का इशारा दिया है। अमेरिका और ईरान ने जिस डील पर सिग्नेचर किए है ना, हालांकि अभी तक ये सिग्नेचर डिजिटली हुई है, पेपर पर नहीं। इस डील में पूरी तरह ईरान की जीत हुई है, क्योंकि सबसे पहली शर्त अमेरिका ईरान के फ्रीज किए हुए पैसे, जो अमेरिका ने ईरान के सालों पहले पैसे डॉलर्स फ्रीज किए हुए उनको रिलीज कर देगा। दूसरी, अमेरिका ईरान के ऊपर लगाए गए अपने सैंक्शन को हटा लेगा, जो अब से सदियों पहले अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए थे, जिसके तहत ईरान अपने तेल को ज्यादातर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था और ईरान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था। तीसरा, अमेरिका ईरान के किसी भी इंटरनल मैटर में नहीं घुसेगा और बदले में ईरान क्या करेगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, जो इस जंग से पहले खुला ही हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किसने करवाया था? इजराइल एंड अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले कर गए तो बंद करवाया था ना, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला हुआ था। दूसरी चीज, ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। हालांकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामने, जिनको इजराइल और अमेरिका ने हमले करके पहले दिन कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था, उन्होंने ये बात कही थी कि न्यूक्लियर बनाना हमारे लिए हराम है, हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर से वही चीज रिपीट हुई कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। हालांकि अगर असल में देखा जाए अभी तक न्यूक्लियर पर कोई सिग्नेचर भी नहीं हुए। न्यूक्लियर को लेकर कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि न्यूक्लियर की बात ईरान अगले 60 दिनों में करेगा। यानी कि अगर आप इन 4-5 शर्तों को अपने सामने रखकर थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ। सबसे पहली चीज़, अमेरिका ईरान के पैसे को अनफ्रीज कर देगा। दूसरी चीज़, अमेरिका ईरान से अपने सैंक्शन को हटा लेगा। तीसरी चीज़, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी लगाई हुई है, अमेरिका अपनी उस नाकाबंदी को भी हटा लेगा और अमेरिका ईरान के किसी भी इंटरनल मैटर में नहीं घुसेगा। उधर से ईरान क्या करेगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, जो पहले से ही खुला हुआ था। दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में दावा किया है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो न्यूक्लियर की बात अगले 60 दिनों में होगी, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, फिर भी इस जंग में ईरान की पूरी तरह जीत हुई है। फिलहाल इस डील में जो सबसे शॉकिंग बात रही वो ये है कि नेतन्याहू को इस डील में इस तरह निकाल कर फेंक दिया गया, जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। ना ही तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बीच में लिया और ना ही ईरान ने नेतन्याहू का जिक्र किया। सिर्फ नेतन्याहू को लेकर ये बात हुई है कि इसराइल लेबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा।
अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस हमले को लेकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है, इजराइल पूरी दुनिया में बेइज्जत हो चुका है, पूरी दुनिया में जलील हो चुका है। और अब इजराइल, आप इस बात को लिख कर रखना, इस युद्ध को फिर से कभी भी शुरू जरूर करेगा। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।